हेलो 8th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और हम लोग लेके आ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड साइंस के लिए चैप्टर नंबर 15 साउंड का वन शॉट आईएमपी। ये आईएमपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो इसको मिस मत करना, अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करना। तो लेट्स बिगिन विथ वन शॉट आईएमपी ऑफ चैप्टर नंबर 15। लेकिन उससे पहले अपना टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहां पे टेलीग्राम पे जाके उस लिंक का डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम की लिंक आपको दे रखी है, जाके उसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे हम लोग आपके साथ में आईएमपी और शॉर्ट नोट्स शेयर करते रहते हैं। एग्जाम्स के आने वाले क्वेश्चंस डिटेलिंग में वहां पे आपसे मिल जाएंगे, आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सारे आईएमपी क्वेश्चंस हम वहां पे शेयर करेंगे और शॉर्टकट में उनका आंसर भी आपको देंगे, जो गूगल पे आपको बड़ा बड़ा आंसर या डाइजेस्ट में काफी बड़ा बड़ा लिखा रहता है। तो लेट्स बिगिन वन शॉट आईएमपी की तरफ बढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये साउंड चैप्टर है और इसका ये अपना वन शॉट आईएमपी यहाँ पे होने वाला है। लुक एट दिस इज योर वन शॉट आईएमपी, जो हम लोग बढ़िया तरीके से कंप्लीटली पूरा मन लगा के सॉल्व करेंगे, मन लगा के इसको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपना वन शॉट आईएमपी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, दैट इज रीजन इन विच एयर इज हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड कंप्रेशन। मतलब क्या कि जहां पे एयर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, देखो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर, ऐसे वाले रीजन को, ऐसे वाले जगह को, ऐसे वाले पार्ट को हम बोलते हैं कंप्रेशन। फिर द रीजन इन विच एयर इज एट लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, मतलब यह वाला रीजन देखो, यहाँ पे देखो एयर के मॉलिक्यूल काफी कम है ना, तो लो डेंसिटी और लो प्रेशर पे है, तो हम ऐसे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। ये दो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सवाल आ सकता है देखो, जो मेरे को दिल से लगता है, आ सकता है कि इंसान कैसे किसी साउंड को सुन पाता है और समझ पाता है। तो बड़ा सिंपल है, दिस आर नथिंग बट द साउंड वेव। पहला तो साउंड वेव उसके कानों तक आती है। When this wave reach our ear, हमारे जो ईयर ड्रम होते हैं वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट, मतलब हिलने लगते हैं। These are not okay according to specific signal reach our brain, वाइब्रेट किया, उसका सिग्नल हमारे दिमाग पे पहुंचेगा। देखो इस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा एनिमेशन के फॉर्मेट में आपको चैप्टर का हर एक पॉइंट समझ जाएगा। तो अगर आपको इस चैप्टर नहीं समझ में आता है तो जाके एक बार उसको देख लेना, पूरे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, साउंड आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक सिग्नल रीच द ब्रेन एंड वी गेट द सेंस ऑफ हियरिंग अ साउंड। कानों तक वो सिग्नल पहुंचता, कानों तक वाइब्रेशन होता है, फिर वो सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है और हमें उस वाइब्रेशन का सेंस होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो इसका आंसर बढ़िया से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भाई साउंड को जनरेट करने के लिए और प्रोपोगेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाओ और अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो आपको ये डायग्राम बनाना है कि आपको बताना पड़ेगा कि जब तक इस कंटेनर के अंदर हवा थी तो साउंड का आवाज आ रहा था, लेकिन इस कंटेनर के अंदर की हवा मैंने जैसे बाहर निकाल दी, मैंने इस कंटेनर की हवा को क्या कर दिया, जैसे मैंने बाहर निकल दिया, जो साउंड का आवाज आ रहा था वो आना क्या हो गया, वो आना हो गया बंद। ध्यान रखना, तो ये वाला पार्ट पे आपको ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन आता है तो मैं एंड में आपको वो भी क्वेश्चन सारे देने वाला हूँ, आईएमपी क्वेश्चन एंड में सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन देने वाला हूँ, उनको मिस मत करना, ठीक है। दूसरा, साउंड जनरेट एंड प्रोपोगेट नीड मीडियम, मैंने वापस बता दिया आपको, साउंड को जनरेट और प्रोपोगेट होने में नीड मीडियम की जरूरत पड़ती है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है कि भाई मान लो स्पेस के अंदर दो एस्ट्रोनॉट है और वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब वो एक दूसरे से बात करे क्या उनको आवाज सुनाई देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि स्पेस के अंदर कोई मीडियम नहीं होता है। तो यहाँ पे सारा आंसर लिखा हुआ है कि भाई एस्ट्रोनॉट ऑन द मून टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली विल अनेबल टू लिसन टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को सुन क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि मून के ऊपर क्या नहीं है, डज नॉट हैव अ एटमॉस्फेयर, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, मतलब नो मीडियम। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, विच इज नेसेसरी फॉर जनरेटेड प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड। जिस मीडियम की जरूरत है साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, वहां पे वो मीडियम ही प्रेजेंट नहीं है। अब मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो बेचारे एस्ट्रोनॉट क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी बोले तो क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी बोले तो सेलफोन का इस्तेमाल करेंगे या कम्युनिकेट करने का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉट, दोनों एस्ट्रोनॉट एक दूसरे के सामने सामने बैठे, लेकिन एक दूसरे से बात करने के लिए क्या कर रहे हैं, फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भाई कैसा है, मतलब देख के बोल तो पा रहा है भाई कैसा है, लेकिन फोन से बोलना पड़ रहा है क्योंकि आवाज जा नहीं रही है डायरेक्ट, करेक्ट है ना। तो ये ध्यान रखना आप।
अगला 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 आईएमपी देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चन देखो बन सकते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल दैट प्रोड्यूस इन द वन इन एयर पर सेकंड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। एक सेकंड में साउंड कितनी बार वाइब्रेट करता है, कितनी बार ऑसिलेट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। नंबर ऑफ वाइब्रेशन टेक प्लेस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। इसको नहीं भूलना है आपको। और एक और ये वाला जो मैंने लाइन करके रखा, ये ज्यादा आईएमपी तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, आपको पता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से बना सकते हैं, टन करके बजा के, ऐसा टन करके मार के। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्यूनिंग फॉर्क की अलग अलग क्यों होती है, सिंपल है, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क का लेंथ और थिकनेस अगर हम लोग बदलेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क का लेंथ और थिकनेस अगर हम लोग बदलेंगे तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी क्या होगा, बदलेगा। ध्यान रखता हूँ, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो भी क्या होगा, बदलेगा, अगर हम लोग लेंथ और ये सब बदलते हैं तो। ठीक है। साउंड एंड म्यूजिक, साउंड वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस अ डिफरेंट साउंड नोट। ये भी ध्यान रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन आता है। आपने पता सा रे गा मा पा ध नी सा, आपने सुना होगा। अगर सारे बजा, सा बजा रहा हूँ, रे बजा रहा हूँ, गा बजा रहा हूँ, इन सबका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो, तो नोट भी क्या होगा, नोट्स जो होते हैं सारे गा मा पा, वो भी क्या हो देंगे, बदलेंगे। या आप बोल सकते हो हर एक नोट्स का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये वाला सवाल आता है कि स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्रिंग बेस होते हैं, मतलब गिटार टन टन, तो उसमें स्ट्रिंग होता है कि नहीं होता गिटार के अंदर। फ्लूट, फ्लूट में क्या होता है, हवा होती है, हवा भरी हुई, उस हवा को हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं। तो स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज चेंजेस बाय द चेंजिंग द टेंशन। अब समझो, जो स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब मान लो कि यहाँ पे हम एक बड़ा सा प्यारा सा गिटार बनाते हैं, ठीक है, बड़ा गिटार ये मैंने बनाया। अब इसके अंदर जो स्ट्रिंग लगा रहता है ऐसा, अब ये स्ट्रिंग का जितना मैं खींचूंगा, जितना खींचूंगा मतलब मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, तनाव ला रहा हूँ। तनाव मतलब क्या, टेंशन। जितना उसके अंदर टेंशन लाएगा उसके अंदर वाइब्रेशन अच्छे से हो पाएगा। तो इसका जो स्ट्रिंग जो चेंज करते बाय चेंजिंग द टेंशन, हम लोग स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसा चेंज करते हैं, टेंशन को बदल के, तनाव को बदल के। ये सवाल आ सकता है, स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं। स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट को काम करवाने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बदलते हैं। किसकी मदद से बदलते हैं, चेंज बाय चेंजिंग द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन बदल के। लेकिन उसी तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, होल्स ऑन द फ्लूट ओपन क्लोज चेंज बाय द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर। लेकिन फ्लूट कैसे काम करता है, तो फ्लूट के बारे में मतलब जो हवा के ऊपर काम करते हैं उनके लिए आपको इतना आंसर लिखना है, होल्स ऑन द फ्लूट आर ओपन और क्लोज। होल्स हम लोग ओपन करते क्लोज करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम क्या होता है फ्लूट का, इन द फ्लूट क्या होता है, बार बार चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, चेंज। और उसी चेंज होने की वजह से आवाज भी क्या होती है, अलग अलग आती है। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। इस पे सवाल आता है कि इंसान किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ये वाला डायग्राम एक बार आप जरूर देख लेना। दूसरा सवाल यहाँ से आ सकता है, वोकल कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड होती है इंसानों की, उसमें 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है मेल की, मतलब बड़े आदमी की 20 सेंटीमीटर होती है, फीमेल की 15 सेंटीमीटर होती है, और छोटे बच्चे की 15 सेंटीमीटर से और कम होती है। तो ये ध्यान रखना। इसीलिए बड़ा आदमी की आवाज थोड़ी सी मोटी आती है, छोटे आदमी की ई छोटी मतलब पतली पतली सी आती है, बराबर कि नहीं। और मेल फीमेल्स की आवाज थोड़ी सी अलग सी आती है, इसी लेंथ की वजह से आती है, बराबर कहेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है जो साउंड होता है। साउंड तो कुछ साउंड बड़ा जोर से आता है, कुछ साउंड बड़ा धीरे धीरे आता है। उस साउंड का जो मेजरमेंट होता है, बस जोर का साउंड धीरे का साउंड किस में मेजर करते हैं, कौन सा यूनिट होता है, डेसिबल। कौन सा यूनिट होता है, डेसिमल। और साउंड लेवल ऑफ अराउंड 100 डेसिमल ऑफ साउंड कैन बी हार्मफुल फॉर अस। इंसानों के लिए 100 डेसिबल का साउंड, अगर साउंड का जो तीव्रता है 100 डेसिमल से भी ज्यादा होगी तो इंसानों के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर का आईएमपी। एंड में अभी मैं आपको देने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन, उनको करे बिना मत जाना, जो एंड में अभी मिलेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स तो सारे करने हैं, उसके कोई शक है ही नहीं, बराबर है ना। गिव साइंटिफिक रीजन में ये बी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बराबर। ये बी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो, आप अगर समझदार हो तो सारा ही करना चाहिए।
मैं एज अ टीचर आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप यही करके जाओ या ये मत करके जाओ। टेक्स्ट बुक में जितना दिया वो हमारे नॉलेज के लिए है, तो सब चीज़ों को अच्छे से समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बस देखो, अब एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ आता-जाता कुछ नहीं है, तो गरीबों के लिए काम आता है। आईएमपी इसके लिए देता हूँ, लेकिन मुझको पसंद नहीं है आईएमपी वगैरह शेयर करना। क्वेश्चन पेपर करवाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन तभी भी देखो, आईएमपी आपको हेल्प करेगा, टेक्स्ट बुक में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो आपको एक मतलब एक डायरेक्शन देगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? उसको अच्छे से करना है। फिर आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी मैंने बोला ना कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है गिटार के अंदर वगैरह, तो उस पे आ सकता है सवाल। देखो, हाउ साउंड प्रोड्यूस इन द ह्यूमन लैरिंग्स एंड लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर और लैरिंग्स के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट एक बार रीड कर लेना। हाँ, और मैच द फॉलोइंग जरूर कर लेना कि भाई लाउड स्पीकर में साउंड कैसा होगा, जेल तार, स्विंग ट्यूनिंग फॉर सितार, ह्यूमन लैरिंग्स, ओके। अब अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो मैं आपको अपने से प्रोवाइड करने वाला हूँ, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए चैलेंज नंबर 7 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के, साउंड वाले चैप्टर से। अपन ने आपको टोटल 7 चैलेंज क्वेश्चन पूछे। मान लो कि आपको C1 का आंसर आया है, तो आप लोग C1 लिखो और आगे क्या कर लो, फिलिंग द ब्लैंक, मतलब जो भी आपका आंसर है वो टाइप कर लो। तो इसी तरीके से सातों का 7 आंसर देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे। अगर आपको 7 भी नहीं आ रहे, 4 आ रहे, तो 4 का बताओ। फिर बाकी और कोई बताएगा तो आप उसको देख लो और सीख लो सारे के क्वेश्चन को। लेकिन ध्यान रखना, इन 7 क्वेश्चन को आपको अपने टेक्स्ट बुक में रीड कर करके ढूंढना है। किसी का देख के मत बताना है, गूगल करके मत बताना, रीड कर करके आपको बताना है। और अगर आपको ये चैलेंज हमारा पसंद आया हो, ये हमारा पढ़ाना, ये आईएमपी वाला सेशन अगर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हमने इस इस चैनल के ऊपर और भी 8th स्टैंडर्ड के आईएमपी के वीडियोस दे रखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उनको देखना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।